तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। चैप्टर का नाम होगा हमारे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। देखिए, हम 12th में आ चुके हैं, अपनी काफ़ी कुछ चीज़ें हम 11th में कवर भी कर चुके हैं। तो उसके बाद में जब आ जाते हैं हम 12th में, तो बात आ जाती है हमारे कि अब हमें क्या करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। 12th में बोर्ड के साथ में हमें अब कंपटीशन के लिए तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अब अपनी चीज़ों को हमने अपने तैयार नहीं किया तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करेंगे। अपने लेवल को हम 0 से लेकर के चलेंगे और हायर तक जहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन अपने कंटेंट के अंदर तक, बाहर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं कि ज़रूरत किस किस चीज़ की पड़ेगी। जो मैं पढ़ा दे रहा हूँ उतना इनफ होगा। ठीक है, अपनी जो रेफरेंस बुक है तुम्हारी NCERT है, वटेवर जो भी है आपकी बुक होने वाली है आपके बोर्ड्स की, वो बुक आपने रीड करनी है। ठीक है, शुरू करेंगे अपने चैप्टर को। फर्स्ट चैप्टर इज़ योर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलिए पहले मुझे बताएं रिप्रोडक्शन से मतलब क्या होता है। रिप्रोडक्शन जब आ चुका है पहले ही वर्ड, तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। रिप्रोडक्शन का मतलब है री एंड प्रोडक्शन। री मतलब अगेन एंड अगेन, प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस, यानी अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को जन्म देना, पैदा करना ही क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन के अंदर क्या करता है, एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को पैदा करता है, जन्म देता है, जिससे उसकी जनरेशन की कंटिन्यूटी बनी रहती है। ठीक है, जनरेशन की कंटिन्यूटी मतलब पहले दादा थे, देन दादा के बाद पापा आए, पापा के बाद हम आए, हम हमारे बाद हमारी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन जो भी है। ठीक है, चलिए बात आ जाती है ज़रूरत क्यों है। व्हाट इज़ द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की नीड इसलिए ज़रूरी है रिप्रोडक्शन कि जनरेशन की कंटिन्यूटी बनी रहे। जनरेशन की कंटिन्यूटी क्यों नीडेड है। जनरेशन की कंटिन्यूटी नीडेड है कि अगर जनरेशन की कंटिन्यूएशन ना हो तो मतलब एनिमल का, ऑर्गेनिज्म का जो स्टेबिलिटी है या जो एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अब हमने देख लिया है कि हमारा रिप्रोडक्शन है क्या और क्यों नीडेड है। शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। जहाँ से शुरू हो रहा है क्या है, वो शुरू हो रहा है, बात करी गई है शुरुआत में लाइफ स्पैन की। बात करी गई है लाइफ स्पैन की। लाइफ स्पैन क्या होता है, कोई सोच सकता है लाइफ स्पैन क्या है। लाइफ स्पैन से मतलब है वो टाइम या वो समय जो हमारे पैदा होने से एक हमारी डेथ तक का जो टाइम होता है, दैट इज कॉल्ड एज लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन मतलब द टाइम बिटवीन बर्थ टू नॉर्मल डेथ। क्या कहा मैंने कि वो टाइम जो बर्थ, देखो ध्यान करो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा नॉर्मल डेथ। लाइफ स्पैन मतलब टाइम जो हमारे बर्थ से नॉर्मल डेथ तक का जो टाइम होता है, दैट इज कॉल्ड एज लाइफ स्पैन। क्योंकि लाइफ स्पैन जो काउंट किया जाता है वो एक्चुअली ये एक रिलेटिव वर्ड है फॉर द स्पीशीज, या एक इंडिविजुअल को ना कह करके हम क्या कहेंगे, स्पीशीज के बारे में बात करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज लाइफ स्पैन। इस वजह से हमने नेचुरल डेथ कहा। नेचुरल डेथ, नॉर्मल डेथ हमने क्यों नहीं कहा, लाइक नॉर्मल डेथ जैसे कोई एक्सीडेंटल डेथ हो, आई वुड से नॉर्मल डेथ, वी विल से कि कोई एक्सीडेंटल डेथ हो, लाइक कोई एक्सीडेंट हो जाए या हार्ट अटैक आ जाए या कोई भी वोटेवर किसी डिजीज की वजह से कोई डेथ होती है, तो वो लाइफ स्पैन में काउंट क्यों नहीं होती। वो इस वजह से नहीं होती क्योंकि वो एक इंडिविजुअल के साथ हो रही है। वो किसी में भी हो सकती है, वो 5 में भी हो सकती है, 50 में भी हो सकती है, वो 55 में भी हो सकती है, तो वो लाइफ स्पैन के अंदर काउंट नहीं होगा। ठीक है, लाइफ स्पैन के बारे में बात अगर हम करने लगे तो क्या जो सबसे कैसे बात करेंगे इसके लिए, लाइक कोई छोटा ऑर्गेनिज्म है तो उसकी कम लाइफ स्पैन होगी, कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म है तो उसकी बहुत ज़्यादा लाइफ स्पैन होगी ना, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब क्या है कि लाइफ जो है, लाइफ इज नॉट
डायरेक्टली अटैच्ड विद साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या है? मतलब यह है कि जिस ऑर्गेनिज्म का अगर हम साइज ज़्यादा बड़ा देख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है ज़रूरी कि उसका लाइफ स्पैन भी उतना ही ज़्यादा हो। बहुत से बार ऐसा हो सकता है कि कोई छोटे साइज़ का ऑर्गेनिज्म है लेकिन उसका साइज, उसके लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा हो। जैसे अगर हम एनसीईआरटी में लिखे हुए कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करने लगे कि बात करते हैं जैसे फ्लाई के बारे में। फ्लाई हो गया तुम्हारा, फ्रूट फ्लाई हो गया। फ्लाई मक्खी कितना होता है? 1 वीक। फ्रूट फ्लाई कितना होता है? 1 से 2 वीक। यानी 1 वीक हो गया, ये 1 वीक, ये 1 to 2 वीक हो गया। सॉरी, बटरफ्लाई, फ्रूट फ्लाई नहीं, बटरफ्लाई। फ्लाई यानी मक्खी जो फ्रूट फ्लाई हो गई, उसकी वीक कितनी होती है? उसका लाइफ स्पैन कितना होता है? 1 वीक के अप्रोक्स। जबकि जो बटरफ्लाई होता है उसका कितना होता है? 1 से 2 वीक। देखो लगभग लाइफ स्पैन सेम जैसा है, कोई ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर हम साइज के बारे में देखेंगे तो दोनों के साइज में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखने लगे जो अदर एग्जाम्पल्स हमें एनसीईआरटी में दे रखे हैं, लाइक डॉग का दे रखा है, बनाना का दे रखा है, बैनियन ट्री का दे रखा है, टॉर्टॉइज वगैरह का दे रखा है। तो बात करेंगे हम डॉग का जो लाइफ स्पैन होता है, डॉग का लाइफ स्पैन कितना होगा? एलिफेंट का लाइफ स्पैन कितना होगा? ठीक है, और क्या है? बैनियन ट्री का कितना होगा? और क्या है? जैसे बात करने लगे तुम्हारा टॉर्टॉइज या टर्टल बराबर है, दोनों कोई दिक्कत नहीं, दोनों है। टॉर्टॉइज और टर्टल में क्या डिफरेंस होता है? टॉर्टॉइज तुम्हारा टेरेस्ट्रियल होता है, टर्टल क्या होता है? तुम्हारा जो एक्वेटिक होता है, जो एक्वेटिक तैर करके जो चलता है वो होता है तुम्हारा टॉर्टॉइज, टर्टल। और टॉर्टॉइज क्या होता है? जो ज़मीन पर जो चलता है, जिसके 4 पैर होते हैं, यानी जिसमें फिन्स हैं वो आपका टर्टल होता है, और जिसमें आपके पैर हैं यानी आर्म्स होती हैं वो क्या होता है? आपका टॉर्टॉइज होता है। ठीक है, पैरेट का और क्रॉ का। चलिए बात करते हैं जैसे अगर डॉग का, तो डॉग का देखने लगे लाइफ स्पैन कितना हो सकता है? डॉग का लाइफ स्पैन होता है आपका 20 ईयर। और एलिफेंट का अगर देखने लगे तो एलिफेंट का होता है 60 to 70 ईयर्स। डॉग का लाइफ स्पैन 20 ईयर है, एलिफेंट का लाइफ स्पैन 60 to 70 ईयर है। बैनियन ट्री बहुत बड़ा ट्री होता है, आपने देखे भी होंगे पुराने जो गांवों में होते हैं, उनका जो साइज अगर हम देखने लगे तो बहुत बड़ा होता है, और काफ़ी पुराने वक्त से वो चले आ रहे होते हैं, दादा परदादा की उम्र से। ठीक है, तो बैनियन ट्री क्या है? बैनियन ट्री लाइफ स्पैन होता है इसका 100 to 120 ईयर, 200 to 300 ईयर। बैनियन ट्री कितना होता है? 200 to 300 ईयर। और अगर बात करते हैं टॉर्टॉइज के बारे में, तो टॉर्टॉइज का लाइफ स्पैन कितना होता है? 100 to 150 ईयर्स। चलिए अब आ जाती है बात, एक तो क्रो के बारे में और दूसरा आपके पैरेट के बारे में। क्रो और पैरेट के साइज में अगर हम देखने लगे तो साइज में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, साइज दोनों का सिमिलर है, एक जैसे हैं, दोनों के दोनों बर्ड हैं, दोनों की लगभग फूड हैबिट भी सेम होती है, सारी चीज सेम है। लेकिन लाइफ स्पैन कितना होना चाहिए? तो लाइफ स्पैन भी लगभग सेम होना चाहिए था। अगर हम देखें इस चीज को कि अगर साइज के साथ कोरिलेट करता आपका लाइफ स्पैन, अगर लाइफ स्पैन कोरिलेट करता है साइज के साथ में, तो साइज का दोनों सिमिलर हैं लेकिन लाइफ स्पैन सेम होना चाहिए था। लेकिन अगर हम देखते हैं तो एक पैरेट का लाइफ स्पैन 140 ईयर्स से 150 ईयर्स तक जाता है, जबकि एक क्रो का लाइफ स्पैन कितना होता है? 16 ईयर्स। एक क्रो का लाइफ स्पैन कितना होता है?
15 to 16 ईयर्स। देखें दोनों का सेम है, पैरेट का क्रो का सेम है साइज, लेकिन दोनों के लाइफ स्पैन में कितना डिफरेंस है। इधर तो आपका आ रहा है 15 to 16 ईयर, जबकि इधर कितना आ रहा है 140 to 150 ईयर्स के आसपास तक देख लेते हैं हम। ठीक है, तो इससे क्या प्रूफ होता है, दैट प्रूव्स कि लाइफ डज नॉट डायरेक्टली रिलेट्स विद द कॉम्प्लेक्सिटी और विद साइज ऑफ द सेल या साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा लाइफ स्पैन के बारे में। एक चीज आती है कि अगर लाइफ स्पैन ऐसा है तो लाइफ स्पैन के बाद में फाइनल हमारा क्या होता है, फाइनल पड़ाव होता है हमारी लाइफ का डेथ, जो कि इसी वजह से कहा जाता है कि डेथ इज द फाइनल डेस्टिनेशन टू ऑल ऑर्गेनिज्म। डेथ इज द फाइनल डेस्टिनेशन टू ऑल ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या है कि बर्थ हुआ, उसके बाद में लाइफ रन करेगी आपकी, और बाद में क्या हो जाएगा, आपका डेथ हो जाएगी, नॉर्मल। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्या ये सभी के लिए सही है, क्या ये नॉन एक्सेप्शनली, यानी इसका कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिर्फ ऐसे होते हैं जिनके लिए लाइफ को इमॉर्टल माना जाता है। मतलब क्या है, एक्सेप्शन हो जाएंगे इसके क्या, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या है, दे विल चेंज देयर फॉर्म, लेकिन इनकी लाइफ खत्म नहीं होती। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो भी होगा हमेशा डिवीजन करेगा बाइनरी डिवीजन से या बाइनरी फिजन से। जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मान करके चलें, ये एक सेल है, अब ये क्या करेगा, ये ग्रोथ करेगा अपने साइज में और डिवाइड कर देगा। ये ग्रोथ करेगा अपने साइज में, ये ग्रो हुआ, ग्रोथ करी इसने, ग्रोथ कर ली, और क्या करा, फिर फाइनली डिवाइड होकर के दो बना दिया। तो इसको क्या कहेंगे कि हम इससे डेथ कहते हैं। डेथ के बाद आपकी कंटिन्यूटी रुक गई, लेकिन इसने क्या किया, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा दिया। इसने क्या किया, ये अपनी फॉर्म्स को इसने आगे दो जगह भेज दिया है। इसने अपनी फॉर्म को तो खत्म कर दिया, लेकिन ये अगेन दो सेल में डिवाइड हो गई। जो इसकी क्वालिटीज थी वो सारी सेम चीजें इसमें हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के लिए डेथ नहीं होती, या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होता है आपका वन ऑफ द टाइप ऑफ इमॉर्टल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहां हमारी बात हो गई है लाइफ स्पैन के बारे में। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं हम अपने रिप्रोडक्शन के लिए। रिप्रोडक्शन क्या है, कैसा है, कितना टाइप है, क्यों ज़रूरी है। हमने एक शॉर्ट बात ले ली थी, उसको हम अपना पूरे अच्छी तरीके से इलेबोरेट करते हैं। चलिए, रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, दो टाइप का हो सकता है। कैसा, यानी एसेक्सुअल हो सकता है, और कैसा हो सकता है, सेक्सुअल हो सकता है। एसेक्सुअल और सेक्सुअल कहने का मतलब क्या है, दोनों में अगर हम अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिक मीनिंग मतलब जहां गैमीट का फॉर्मेशन और फ्यूजन होगा और ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा, क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जहां गैमीट का फॉर्मेशन होगा, उनका फ्यूजन होगा, क्या हो जाएगा आपका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन जहां गैमीट फॉर्मेशन नहीं देखा जाएगा, फ्यूजन ऑफ द गैमीट नहीं देखा जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए छोटा छोटा सा पहले डिफरेंस देख लेते हैं। यानी यहां पर गैमीट फॉर्मेशन,
नहीं होगा, और गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होगा। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन भी होगा, गैमीट का फ्यूजन भी होगा, और बाद में क्या होगा, दोनों गैमीट्स बने, ये एक मेल गैमीट होगा, एक फीमेल गैमीट होगा, और दोनों के दोनों से क्या होगा, फ्यूजन होकर के क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से क्या हो जाएगा, तुम्हारा एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, चलिए, गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होने वाला, गैमीट का फ्यूजन नहीं होने वाला। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा डिफरेंस का, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करने लगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने मोस्ट कॉमन है, हमें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो पेरेंट्स की जरूरत होती है, एक मम्मा एक पापा। यानी ये कैसा होता है, ये बाई पेरेंटल होता है। ये कैसा होता है, ये बाई पेरेंटल होता है। जबकि अगर हम इसकी बात करने लगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ये यूनी पेरेंटल होता है। मतलब एक ही पेरेंट या एक ही ऑर्गेनिज्म एक पेरेंट की तरह बिहेव करेगा, एंड देन दैट विल गिव बर्थ टू द नेक्स्ट जनरेशन या नेक्स्ट प्रोजेनी। ठीक है, यानी एक पेरेंट ही क्या कर देगा, आगे वाले जनरेशन को कंटिन्यू कर सकता है, दूसरे पेरेंट की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज, बात करते हैं हम वेरिएशंस की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम देखने लगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो आने वाली प्रोजेनी होती है, यानी मान करके चलो कि ये एक सेल थी और इसने सेल ने क्या करा, बाइनरी फिजन किया और दो सेल में डिवाइड हो गई। मैंने क्या कहा कि एक सेल बाइनरी फिजन कर रही है और दो सेल में डिवाइड हो जा रही है। इस सेल में और इन दोनों सेल में क्या डिफरेंस रहेगा, ये दोनों बनी हुई डॉटर सेल अपने पेरेंट सेल से 110% मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली सेम होगी। यानी क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली क्या होगी, ये सिमिलर होंगी। ऐसी प्रोजेनी जो अपने पेरेंट्स से मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजी मतलब शेप एंड साइज, फिजियोलॉजिकली मतलब जो इनका सेक्स है, यानी मेल फीमेल वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, यानी जो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली सिमिलर जो प्रोजेनी होती है, यानी हर एक शेप अपने पूरे के पूरे शेप को लेकर के इधर आ रही है, या अपने पूरे की पूरी क्वालिटीज, अपने पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आने वाली जनरेशन में भेज दे रही है, ऐसी प्रोजेनी को हम क्या कहते हैं, ऐसी प्रोजेनी को हम कहते हैं क्लोन्स। ये क्या होते हैं, ये होते हैं 100% आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। क्लोन्स क्या हुए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा बनने वाली या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो बनने वाली जनरेशन होती है, उनको हम क्या कहते हैं, क्लोन्स कहते हैं। क्वालिटीज क्या होती है इन, ये मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल होती है। ठीक है, अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल हैं, यानी नो वेरिएशन। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो 100% कॉपी किसने कर ली, डॉटर सेल ने। कोई वेरिएशन आने के चांसेस है ही नहीं, कैसे भी वेरिएशंस आ ही नहीं रही। जबकि अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर प्रोजेनी कंटिन्यू होती है बट विद वेरिएशंस, प्रोजेनी कंटिन्यूएशन विद वेरिएशंस। यानी अगर हम देखते हैं तो प्रोजेनी के अंदर अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा लेवल पर या कम लेवल पर जैसे भी है वेरिएशंस देखने के लिए मिलती हैं। यानी हर एक जो संतान होती है या हर एक चिल्ड्रन या अपने चाइल्ड जो होता है अपने पेरेंट्स से 100% कॉपी नहीं करता, ये हम सभी जानते हैं।
कि मेरी जो आइडेंटिटी है मेरे पापा के आइडेंटिटी से बिल्कुल भी पूरी तरीके से मैच नहीं करेगी। मेरे पापा की आइडेंटिटी यूनिक है, मेरी आइडेंटिटी यूनिक है। वी आर बोर्न विद अवर यूनिक आइडेंटिटी, ठीक है। ये किस वजह से है? दिस इज द फेवरेबल पॉइंट, ये हम कह सकते हैं दिस इज द बेनिफिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रीजन क्या होता है इसके? रीजन होता है इसके मियोसिस के अंदर होने वाली, क्या मियोसिस के अंदर एक होने वाले स्टेप होता है, वो आप लोग देखेंगे, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो मियोसिस के अंदर होने वाला क्रॉसिंग ओवर स्टेप्स की वजह से क्या आती है? नई नई वेरिएशंस आती हैं, ठीक है। चलिए बात करेंगे आगे कॉम्प्लेक्सिटी की। अगर बात करने लगे कॉम्प्लेक्सिटी की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में सिंपल होता है। क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेस कॉम्प्लेक्स या सिंपल होता है। कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम बात करने लगे, ये सिंपलर होता है, जबकि ये क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है एंड टाइम टेकिंग होता है। टाइम टेकिंग मतलब ये कि एक ऑर्गेनिज्म को फर्टिलाइजेशन होने में, यानी गैमेट बनने में, देन उनके फ्यूजन होने में, देन उसको फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो गेस्टेशन पीरियड चलता है, यानी जिसको हम गर्भकाल या गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, यानी वो वाले टाइम होने में और फिर पैदा होने में एक टाइम लगता है, जो ह्यूमन के अंदर 9 मंथ्स का होता है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम देखें तो एक सेल थी, वो तुरंत के तुरंत बैठी बैठी डिवाइड करी, बाइनरी फिजन हो गया। एक सेल थी, कोई फिलामेंटस थी, फ्रेगमेंटेशन तुरंत के तुरंत हुआ, नया ऑर्गेनिज्म बन गया, ठीक है। यानी ये टाइम टेकिंग नहीं होता है, ये एकदम इमीडिएट मोड पर हो जाता है, जबकि ये क्या होता है? टाइम टेकिंग होता है और कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। स्टेबिलिटी अगर देखने लगे तो इसकी ऑर्गेनिज्म की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ये थोड़े लेस स्टेबल होते हैं, ये सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं। चलिए बात करते हैं अब अपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और इलेबोरेट करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा कहाँ पर? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ प्रिमिटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो कि या तो सिंपलर ऑर्गेनिज्म में या एंशिएंट या सिंपल प्लांट्स में देखने के लिए मिलता है। क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर एनिमल और प्लांट्स में देखने के लिए मिलता है। और कहां मिलता है? क्या पॉरीफेरन्स में मिलेगा? बिल्कुल सही है। उससे आगे चले जाओ, पहले हम जाते हैं, अगर किंगडम में 5 किंगडम पढ़ते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमेलिया, क्या इनमें मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? मोनेरेंस में मिलेगा। लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे लोअर ऑर्गेनिज्म में देखने लगे अगर हम, लोअर ऑर्गेनिज्म में कहाँ मिलेगा? मोनेरा के अंदर मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? प्रोटिस्टा के अंदर मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? फंजाई के अंदर मिलेगा। प्लांटे में मिले, लोअर प्लांट से मिलता है। ठीक है, फंजाई के अंदर मिलेगा, मोनेरा के अंदर मिलेगा, प्रोटिस्टा के अंदर मिलेगा, फंजाई के अंदर मिलेगा और लोअर प्लांट्स के अंदर मिलेगा। ठीक है, कैसे कैसे मिलेगा? अगर एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक कैप्सूल है जो कि हर एक सेल के ऊपर लगेगा, वो ये है कि अगर बॉडी यूनिसेलुलर है देन दिस विल डिवाइड थ्रू बाइनरी फिजन, और अगर बॉडी यूनिसेलुलर है तो जनरली वो क्या करेगी? थ्रू बाइनरी फिजन डिवाइड करेगी। और अगर बॉडी फिलामेंटस है, यानी उसकी बॉडी फिलामेंट की फॉर्म में बनी हुई है, तो वो किसके थ्रू डिवाइड करेगी? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। ठीक है, कैसे देख लेते हैं, आ जाए। लोअर ऑर्गेनिज्म में अगर हम देखते हैं, प्रोटिस्टा जो होते हैं ये सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूकैरियोटिक, बट साथ ही क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिवीजन कौन सा दिखना चाहिए? बाइनरी फिजन। और अगर बात करते हैं तो
कैसे होगा? ये स्पोर्स के थ्रू भी होगा। ये डन होता है, डन बाई एसेक्सुअल स्पोर्स। लाइक एसेक्सुअल स्पोर कैसे कैसे हो सकते हैं? जैसे जूस्पोर, और क्या हो सकते हैं? ए प्लेनोस्पोर, और क्या क्या हो सकते हैं? कोनिडिया, और क्या क्या हो सकते हैं? बडिंग हो सकती है, ठीक है। और क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि जेम्यूल हो सकते हैं। चलिए हम एक एक करके सारे के बारे में बात करेंगे। जूस्पोर, ये सारे के सारे स्पोर्स हैं, यानी ये यूनिट हैं किस चीज के लिए? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। जूस्पोर मतलब क्या होगा? जूस्पोर ये क्या होते हैं? जू मतलब क्या होता है? जू मतलब होता है एनिमल, और एनिमल की क्वालिटी मतलब मोटिलिटी, यानी मोटाइल स्पोर जो होते हैं, मोटाइल स्पोर्स कहां मिलेंगे? कुछ फंजाई में, सम एल्गे एंड फंजाई में। जूस्पोर यानी वो स्पोर जो मोटाइल होते हैं और फ्यूज होकर के या क्या बोलते हैं, जर्मिनेट होकर के क्या बनाते हैं? वो ऑर्गेनिज्म को बना देंगे, वो क्या हो जाएंगे? आपके जूस्पोर। बात करेंगे एप्लेनोस्पोर। ए मतलब एब्सेंट, ए प्लेनो मतलब मोटिलिटी एब्सेंट होगी, यानी अगर कुछ स्पोर्स ऐसे हैं जिनके अंदर मोटिलिटी नहीं है, वो जर्मिनेट होकर के क्या बनाएगा? तुम्हारा ऑर्गेनिज्म को बनाएगा। वो क्या ऑर्गेनिज्म को बनाएगा? तो ऐसे स्पोर्स को हम क्या कह देते हैं? एप्लेनोस्पोर। तो ये भी कहाँ होता है? कुछ फंजाई से मिलता है, फंजाई में। एक्चुअली स्पोर जो होते हैं, देखो स्पोर्स जो होते हैं, ये स्पोर जर्मिनेट होकर के ऑर्गेनिज्म को बनाता है। लोअर ऑर्गेनिज्म को बनाता है। ये जो लोअर ऑर्गेनिज्म होता है, ये अगेन डेवलप होगा, और डेवलप होकर के अगेन क्या बनाएगा? स्पोर को बनाएगा। ये इनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, यानी ऑर्गेनिज्म जो होगा, ऑर्गेनिज्म स्पोर्स बनाएगा, और स्पोर जर्मिनेट होकर के क्या बनाता है? ऑर्गेनिज्म को। अंदर क्या क्या फिनोमिना होते हैं वो हम पढ़ेंगे इनकी स्पेशल यूनिट में। चलिए बात करते हैं कोनिडिया की। कोनिडिया क्या होता है? कोनिडिया मतलब होता है, कोनिडिया इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल स्पोर, जो कि बॉडी के ऊपर एक्सोजीनसली बनते हैं, यानी सिस्टम के अंदर ना होकर के या किसी सैक लाइक स्ट्रक्चर में ना बन करके। ये क्या भैया? किसी जो इसकी स्पोरेंजिया होगी, स्पोरेंजिया क्या होती है? वो सैक जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कोनिडिया होता है, ये भी एक एसेक्सुअल स्पोर है, जो कि कहां मिलता है? पेनिसिलियम के अंदर। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम अगर देखें तो पेनिसिलियम क्या होता है? एक फंजाई होता है, जिससे क्या मिली थी फर्स्ट एंटीबायोटिक, आपको ध्यान होगी, पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन जो मिली थी पेनिसिलियम स्पीशीज से मिली थी, पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है, जो कि कहाँ यूज हुई थी? हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। किस चीज के लिए? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो आपके पेशेंट्स थे, पेशेंट कौन थे? जो आपके सैनिक थे, सैनिक जो घायल सैनिक थे, उनके ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज किया गया था? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करा गया था। और वो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक किससे मिली थी? पेनिसिलियम से ही, ठीक है। बात करते हैं बडिंग। बडिंग कहां होगी? बडिंग होती है यीस्ट के अंदर। आपने सुना होगा यीस्ट जो होता है, यीस्ट, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ यीस्ट इज सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी क्या हो जाएगा आपका? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ यीस्ट हो जाएगा। चलिए इधर देखें, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ये क्या होता है? देखिए बडिंग क्या होती है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी या यीस्ट जो जिसको हम बोलते हैं, इसके 2-3 नाम से और जाना जाता है, क्योंकि हमारी वाइन इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है, तो इसलिए हम इसको ब्रेवर्स यीस्ट भी बोलते हैं, और हमारी फूड इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है जो फर्मेंटेशन वगैरह के लिए। तो जैसे कि ब्रेड बनाने में, या क्या हो सकता है, और डोसा वगैरह बनाने में, इडली बनाने में, ठीक है, और ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, इन चीज़ों में इस्तेमाल होता है। तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? बेकर्स यीस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यीस्ट के अंदर जो, अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करने लगे,
तो इसके अंदर बडिंग होती है। बडिंग क्या होती है? एक्चुअली जो इसकी बॉडी होती है, इसकी बॉडी से एक्सटर्नली एक छोटी सी बड बनती है। एक्सटर्नली, आई सेड एक्सटर्नली एक छोटी सी, जो कि सिमिलर साइज की नहीं होगी। क्या होगा? एक्सटर्नली स्मॉलर इन साइज, ठीक है, स्मॉलर इन साइज, एक्सटर्नली एक छोटी सी बड का फॉर्मेशन होता है, जो कि इनिशियली पेरेंट बॉडी से अटैच रहती है, जो यहां से डिटैच होकर के क्या हो जाएगी? ग्रो कर देगी एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की, एक कंप्लीट नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में। यहां से क्या होगा? डिटैच होगा, डिटैच होकर के ये बड जर्मिनेशन करेगी और जर्मिनेट होकर के क्या बना देगा? आपका नया यीस्ट बना देगी। दिस इज व्हाट? बडिंग। ठीक है, हमने क्या देख लिया? जूस्पोर देख लिए, एप्लेनोस्पोर देख लिए, कोनिडिया देख लिया, बडिंग देख लिया। लास्ट वन इज योर जेम्यूल। ये एनिमल्स के अंदर है। जेम्यूल क्या होता है? देखें, ये भी एक टाइप की बड होती है, लेकिन हमने अगर यीस्ट के अंदर देखा तो यीस्ट के अंदर एक्सटर्नल बड बन रही है, जबकि जो पॉरीफेरेंस एनिमल होते हैं, पॉरीफेरेंस मतलब पॉरीफेरा जो होते हैं, एनिमल किंगडम का फर्स्ट जो किंगडम है, किंगडम पॉरीफेरा, उसके अंदर यानी स्पंजिस या पॉरीफेरा के अंदर, स्पंजिस या पॉरीफेरा के अंदर अगर हम देखते हैं तो ये एक्सटर्नल बड बन रही है, उनके अंदर क्या होता है? इंटरनल बड बन रही है। इंटरनल बड जो होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? जेम्यूल बोलते हैं। यानी इंटरनल बड का फॉर्मेशन होना ही क्या होता है? जेम्यूल फॉर्मेशन कहा जाता है, जेम्यूल का बनना कहा जाता है। ठीक है, आपने क्या देख लिया? जूस्पोर देख लिया, एप्लेनोस्पोर देख लिया, कोनिडिया देख लिया, बडिंग देख लिया एंड जेम्यूल देख लिया। एक एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के बारे में हम और बात करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही, जो कि होगा आपका अमीबा के अंदर। अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस करता है, या अमीबा की कंटिन्यूएशन कैसे चलती है। अमीबा क्या होता है? अमीबा इज अ प्रोटोजोन। ठीक है, तो अमीबा के बारे में बात करते हैं। अमीबा, आपने सुना होगा कि अमीबा की जो बॉडी मूव करती है, या फूड के एक्यूमुलेशन के लिए या फूड को ढूंढने के लिए जो मूव करती है, जैसे अपने फूड, अमीबा क्या करता है, जैसे इसको अपना फूड को या अपने प्रे को कैप्चर करना होता है, तो ये स्यूडोपोडिया बनाता है। ये क्या करता है? स्यूडोपोडिया बनाता है, स्यूडोपोडिया। ठीक है, अमीबा की जैसे बॉडी ये है, कोई शेप फिक्स नहीं होती, तो इस पे छोटे छोटे क्या बनेंगे? स्यूडोपोडिया बनेंगे। खैर, स्यूडोपोडिया जो होते हैं, इसकी बॉडी से एक्स्ट्रा अराइज होने वाली प्रोजेक्शंस होते हैं, जो कि इसके मूवमेंट में मदद करते हैं। अब क्या होता है? ये स्यूडोपोडिया इसके रिमूव होते हैं जब ये रिप्रोड्यूस करता है। कब? जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, व्हेन इन अनफेवरेबल कंडीशन में। एनसीईआरटी ने कहा है कि अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर ये रिप्रोड्यूस कैसे करता है? एंसिस्टाइटेशन एंड एंसिस्टेशन एंड स्पोरुलेशन से। एंसिस्टेशन एंड स्पोरुलेशन मतलब, देखिए होता क्या है, अमीबा के अंदर बनने वाले स्यूडोपोडिया को जब अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर रिप्रोडक्शन अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा? एक्चुअली देखो, रिप्रोडक्शन का मतलब ये नहीं होता कि वो अपने नंबर ही बढ़ाए, ऑर्गेनिज्म अपने नंबर ही बढ़ाए। दिस इज नॉट ओनली द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन या द पर्पस ऑफ द रिप्रोडक्शन, बट अपने आप को सरवाइव करके रखना या अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन से बचा करके लेकर के आ जाना, जो सर्वाइवल्स होते हैं, ये भी एक तरीके से रिप्रोडक्शन का ही टाइप माना जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो हेल्प इन द कंटिन्यूएशन ऑफ द लाइफ स्पैन और इन द कंटिन्यूएशन ऑफ हिज जनरेशन।
चलिए, हम बात कर रहे थे कि अगर हम बात करें अमीबा के अंदर, तो अमीबा के अंदर क्या होता है, अमीबा में इन अनफेवरेबल कंडीशन, ये अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन से कैसे अपने आप को रिवाइव करता है या कैसे अपने आप को बचा पाता है, कि ये एंसेस्टेशन एंड स्पोरुलेशन वाला मेथड लगाता है। एंसेस्टेशन एंड स्पोरुलेशन मतलब क्या है, ये क्या करता है, ये अनफेवरेबल कंडीशन आने के बाद में इट डिटैच करता है, इसके डिटैच इट्स स्यूडोपोडिया, क्या करेगा, अपनी बॉडी से स्यूडोपोडिया को डिटैच करेगा, और डिटैच करने के बाद में अपने चारों तरफ कवरिंग बना लेगा, यानी एक कवरिंग करी, दो कवरिंग करी और तीन कवरिंग कर ली। अब क्या हुआ, देखो, जब कवरिंग बना ली अपने चारों तरफ, क्या करेगा, डिटैच करेगा एंड कवर्ड अप inside 3 layer to protect himself। क्या हुआ, अमीबा ने अपने स्यूडोपोडिया को अपनी बॉडी से डिटैच किया जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आई, और क्या करा, इसने अपने आप के चारों तरफ ऐसे मान करके चलो कि जैसे बहुत ठंड आई, बहुत सर्दी का मौसम आया, और हमने क्या करा, अपने ब्लैंकेट, अपने रजाई वगैरह निकाल करके ओढ़ने शुरू कर दिए। ठंड बढ़ी, हमने एक और ब्लैंकेट ओढ़ लिया, ठंड और ज्यादा बढ़ी, हमने एक और ब्लैंकेट ओढ़ लिया। हम पहुंच गए कश्मीर में, कश्मीर में जाने के बाद में स्विट्जरलैंड में चले गए हम, तो वहां देखा कि बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ हो रहा। तो हमने क्या करा, अपने चारों तरफ 2-3 जैकेट ओढ़ करके एक और ब्लैंकेट उसके ऊपर से डाल दिया। तो दिस इज ऑल्सो अ कॉल्ड टाइप ऑफ सर्वाइवल, मतलब कि हम वहां से इतनी ज्यादा ठंड से, इतने ज्यादा पोलर जोन से बच करके हम आ पा रहे हैं। ये इसी तरीके से इसने क्या करा कि अपने चारों तरफ एक कवरिंग, अपने चारों तरफ कवरिंग इकट्ठा कर ली। जैसे अगर ये इसकी बॉडी थी तो इसका ये न्यूक्लियस हुआ, और अपने चारों तरफ एक सराउंडिंग करी, फिर दूसरी लेयर बनाई, फिर तीसरी लेयर बनाई। अब खुद सोचो कि जब ये इतनी लेयर्स इसने एक्स्ट्रा कवरिंग कर ली, ये 3 लेयर्स अपने आप को प्रोटेक्शन दे ली, तो क्या ये जो इसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन होगी, तो क्या उस फेवरेबल कंडीशन से तो क्या ये बच नहीं पाएगा। यही होता है इसका अनफेवरेबल कंडीशन में बचना। ये और अब क्या होता है, अपने चारों तरफ इसने सिस्ट तो बना लिया। अब इस बॉडी को ही हम क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं। सिस्ट यानी इस अनफेवरेबल कंडीशन में अपने चारों तरफ लेयरिंग बना लेना है, इसको ही हम क्या कहते हैं, एंसेस्टाइटेशन कहते हैं। अब इस अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करेगा, क्या ये बैठा रहेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बैठे रहेगा अंदर, और बैठ करके खाएगा पिएगा नहीं, चुपचाप नहीं बैठेगा। ये इस अनफेवरेबल कंडीशन में भी अपने आप के अंदर कुछ ना कुछ करता रहेगा। और करेगा क्या, इसका जो अंदर न्यूक्लियस है, ये अंदर रहते रहते ही क्या करेगा, डिवाइड होना शुरू कर देगा। और डिवाइड होकर क्या बनेगा, एक स्पोर बनाएगा, 2 स्पोर बनाएगा, 3 स्पोर बनाएगा, और मैनी स्पोर्स बना लेगा। जब स्पोर बना लेगा तो अब ये क्या हुआ, अब इसको कहते हैं कि अगर इसको अब टाइम मिला, जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन हटी, तो ये स्पोर्स इस कवरिंग से यानी इस बॉडी से बाहर आएंगे, सराउंडिंग में अपने चारों तरफ एनवायरनमेंट में बिखर जाएंगे, और इस बॉडी को दोबारा से रिवाइव करा देंगे, इवन ज्यादा नंबर के अंदर। एक तो तरीका ये था कि बस ये सराउंडिंग से हट जाती, इसके जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन हटी, अनफेवरेबल या फेवरेबल कंडीशन कम्स, हम कहेंगे अनफेवरेबल हटी या फेवरेबल कंडीशन जैसे ही आई, तो ये अपनी चारों तरफ से क्या करेगा, पहले तो इन बॉडी को हटा लेता और खुद ही ऐसे ही सरवाइव कर जाता। एक तो ये था। लेकिन जब बात आती है स्पोरुलेशन की, तो इसने अपने अंदर न्यूक्लियस को डिवाइड करा, और न्यूक्लियस को मल्टीपल टाइम डिवाइड करके मल्टीपल स्पोर्स बनाए। अब ये बाहर आया और चारों तरफ बिखर गया। एक अमीबा से 4 अमीबा बना दिए। जरूरी नहीं है बस ये 4 ही बनाए, हो सकता है ज्यादा बना दे।
जितने ज्यादा स्पोर्स उतने ज्यादा अमीबा की बॉडी। ठीक है, तो एक अमीबा ने इवन इन अनफेवरेबल कंडीशन में भी अपने आप को प्रोटेक्ट किया, और प्रोटेक्ट करके क्या करा, अपने नंबर्स को बढ़ा लिया। क्या नंबर भी बढ़ाया इसने और अपने आप को प्रोटेक्शन भी बढ़ी, और क्या इसने अपनी जनरेशन की कंटिन्यूएशन भी रखी। इसी को तो कहते हैं हम रिप्रोडक्शन। क्या ये इसके अंदर रिप्रोडक्शन का टाइप हुआ? बिल्कुल। यानी अगर हम बात करते हैं अमीबा के अंदर, यानी इंसिस्टाइटेशन एंड स्पोरुलेशन इज अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल क्यों कहा? क्योंकि यहां पर कोई गैमेट का फॉर्मेशन नहीं देखा गया। ये स्पोर्स हैं एसेक्सुअल स्पोर्स। एसेक्सुअल स्पोर्स क्यों? क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से या मियोसिस से नहीं बने। लिसन, आई सेड मियोसिस से नहीं बने। मियोसिस से बनने वाले जो स्पोर्स होते हैं वो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, ध्यान रखना हमेशा। तो यहां पर जो बने हुए स्पोर्स हैं, इसने अपने आप को डिवाइड करना शुरू करा, माइटोसिस से डिवाइड किया, नंबर ऑफ स्पोर्स ज्यादा करे, और ये क्या किया, फाइनली जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन हटी, एटमॉस्फेयर फेवरेबल हुआ और इसने ग्रो करना शुरू कर दिया, जर्मिनेट हुआ, और जर्मिनेट होकर के क्या किया, अगेन अमीबा बना दिया। दिस इज द काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अमीबा। चलिए, इसकी बात हो गई। अब हम बात करेंगे प्लांट्स के अंदर। हमने कहा था क्या प्लांट्स के अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? बिल्कुल होता है। कैसे होता है देखें। प्लांट के अंदर अगर हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो स्पेशली प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, जितने टाइप पढ़े क्या समझ में आया? सारी चीजें, एक एक चीजें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एनसीईआरटी ने, बुक ने आपकी क्या क्या रखा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब क्या है? देखिए, हमारी बॉडी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप की सेल्स होती हैं, या दो टाइप की ग्रोथ होती है। एक तो वेजिटेटिव ग्रोथ, एक सेक्सुअल ग्रोथ। और अगर हम सेल्स के बारे में बात कर रहे थे, यानी एक तो वेजिटेटिव टाइप ऑफ सेल्स और सेक्सुअल टाइप ऑफ सेल्स। ये क्या होती हैं? वो सेल्स जो रिप्रोडक्शन में या गैमेट फॉर्मेशन में या गैमेट के फ्यूजन में या गैमेट प्रोड्यूस करती हैं, दोज टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज सेक्सुअल सेल्स। ठीक है, या और अगर हम बात करते हैं वो सेल्स जो गैमेट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही होती हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, दोज टाइप ऑफ सेल्स आर टर्म्ड एज वेजिटेटिव सेल्स। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होगा? अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उन वेजिटेटिव सेल्स के थ्रू या उन वेजिटेटिव ऑर्गन्स के थ्रू कराया जाता है तो उसको हम क्या कह देंगे? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्लांट के अंदर क्या होता है? जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उनको इस वेजिटेटिव पार्ट प्लांट्स के क्या होते हैं? पहले ये बताओ सेक्सुअल पार्ट क्या होते हैं? सेक्सुअल पार्ट प्लांट के होते हैं फ्लावर। फ्लावर में भी कौन कौन से? एंथ्रीडिया, सॉरी, फ्लावर के अंदर भी कौन कौन से हो जाएंगे? फ्लावर के अंदर हो जाएंगे एंथ्रीडिया इज योर इन लोअर ऑर्गेनिज्म। अगर हम हायर प्लांट के अंदर देखने लगे तो हायर प्लांट के अंदर स्टेमन एंड कार्पेल आर योर सेक्सुअल पार्ट्स। ठीक है, तो उसकी सेल्स जो हो जाएंगी सेक्सुअल सेल्स हो जाएंगी। तो अगर हम बात करने के, अगर उनके अलावा किसी और दूसरे चीज का, किसी और दूसरे ऑर्गन्स का हम यूज कर रहे हैं किस चीज के लिए? प्रोपगेशन के लिए। इसी चीज को, प्रोपगेशन मतलब कंटिन्यूएशन, उसी चीज के प्रोपगेशन के लिए अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको क्या कह देंगे? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ, आपने देखा होगा कि प्लांट्स को, आपके घर में जो रोज लगा हुआ है, मान करके चलो कि आपके घर का जो रोज का प्लांट है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, बराबर से आंटी आई निकल करके, उन्होंने क्या देखा कि भाई हमारे घर, तुम्हारे घर का तो प्लांट बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, तो वो क्या करेंगी? जिस दिन तुम नहीं होंगे वो आराम से आएंगे, पीछे से मम्मी को बहलाएंगी, फुसलाएंगी और एक छोटी सी कलम कट करके लेकर चली जाएंगी। इसको क्या कहते हैं? अब ये क्या होता है? यही क्या हो गया? ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। कैसे? वो छोटी सी जो कलम, ये छोटी सी जो स्टेम का छोटा सा जो पार्ट कट करके लेकर के गई है,
इसको जो जाकर के ग्रो करेंगे और देखेंगे उनका प्लांट भी ग्रो हो जाएगा। दिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों क्या इसने यूनिपेरेंटल वाला जो क्वालिटी थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, क्या उसको प्रूफ किया? बिल्कुल। कैसे? हमारा एक रोज का प्लांट था, दूसरे रोज के प्लांट में इसका यानी गैमीट के फ्यूजन के लिए वाले कोई चीज करी नहीं, उन्होंने जस्ट एक टहनी काटी, जस्ट एक छोटा सा स्टेम का पार्ट कट किया और जाकर के अपने जो उनका बुके था उसमें उसके अंदर ग्रो करा दिया, मिट्टी के अंदर जाकर के सॉ कर दिया और वो ग्रो हो गया जाकर के वहां पे। तो ये क्या हो गया? ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया उसके अंदर। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करते हैं पोटैटो के अंदर। पोटैटो के अंदर आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, जैसे अगर पोटैटो हमारे पास घर में भी रखे 1 से 2 दिन हो जाते हैं तो उनके अंदर छोटा छोटा सा वाइट वाला पार्ट निकल करके आ जाता है जिसको हम उसकी आइज बोलते हैं। तो ठीक है, इसी आइज का ही इस्तेमाल करते हैं उसके प्रोपगेशन के लिए। क्या करते हैं? उसको कट करते हैं, कट करने के बाद में उसको सॉ कर देते हैं, उसको बोने के बाद में कुछ टाइम बाद में क्या होता है, क्या देखते हैं हम कि उसके रूट्स एंड शूट्स निकलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं अलग अलग प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के टाइप, तो ये हो जाएंगे आपके कुछ तो है रनर, दूसरा टाइप हो जाएगा आपका सकर, थर्ड वन इज योर स्टोलन, देन ऑफसेट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट राइजोम, देन नेक्स्ट वन इज योर बल्ब, और क्या हो सकता है? बल्बिल्स। जाने कितनी बार पूछा गया है राइजोम, जाने कितनी बार पूछा गया है ये भी। ठीक है, बात करते हैं रनर, सकर, स्टोलन, ऑफसेट। ये क्या क्या लिख दिया? These are the type of vegetative propagation in plants, यानी asexual type of reproduction in plants। किस किस में होता है? रनर अगर हम बात करने लगे दूब ग्रास के अंदर होता है। क्या होता है? इनका जो स्टेम होता है, एक बार इसको सॉ कर दिया बीज को, अब ये एक जो होगा वो स्टेम निकलेगा जमीन के अंदर, जमीन के अंदर से ग्रो करना शुरू करेगा, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर यानी सब एरियल लेवल पर रन करना शुरू करेगा, और अगेन जैसे ग्राउंड से टच करेगा दूसरा प्लांट ग्रो कर देगा। एक तुमने सॉ किया और उसने दूसरे प्लांट को जनरेट कर दिया, वो तीसरे प्लांट को ऐसे जनरेट कर देगा, इसी को हम क्या कहते हैं? रनर। देन नेक्स्ट वन इज योर सकर। सकर किसके अंदर होता है? सकर होता है पेपरमिंट के अंदर। किसमें और किसमें होता है? क्राइसैंथेमम के अंदर। सॉरी माय बैड। मिंट के अंदर होगा और क्राइसैंथेमम के अंदर होगा। स्टोलन किसके अंदर होगा? स्टोलन होगा आपके जैस्मिन के अंदर होगा एंड फ्रेगेरिया के अंदर होगा। ठीक है, ऑफसेट किसके अंदर होगा? ऑफसेट होगा पिस्टिया एंड आइकोर्निया। पिस्टिया आइकोर्निया ये क्या होता है? इसका ऐसे स्टेम होता है, ये ग्रो कर रहा होता है सब एरियल टाइप में, लेकिन ये क्या करता है? ये इसका जो करता है, इसका जो स्टेम ग्रो करता है लाइक इस तरीके से ग्रो करता है। ये यहां से ग्रो कर रहा था प्लांट और इसका इस तरीके से नीचे की तरफ ग्रो करना शुरू किया। ये अगेन अब क्या करेगा? यहां से दूसरा प्लांट ग्रो करना शुरू कर देगा इसका। ये क्या होता है? इसका ऑफसेट टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। पिस्टिया आइकोर्निया क्या होते हैं? ये एक्वेटिक प्लांट होते हैं, आपने देखा होगा एक्वेटिक प्लांट है सारे के सारे। ये आइकोर्निया को अगर हम देखने लगे, इसको हम वाटर हाइसिंथ भी बोलते हैं। ये क्या है? एक तरीके से ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि अगर हम वाटर हाइसिंथ के बारे में बात करते हैं तो वाटर हाइसिंथ ये आपका इंडियन नहीं, जबकि ये एक एक्सोटिक प्लांट है। एक्सोटिक प्लांट क्यों? इसको इंडिया में नहीं, इसको इंडिया में प्रिपेयर नहीं किया गया था, इसको जो बाहर से इंपोर्ट किया गया था। रीजन क्या था? इसके अंदर मिलने वाले फ्लावर्स, इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो इतने ब्यूटीफुल होते हैं, पर्पल से कलर के होते हैं, पर्पल वाइट शेड कलर के होते हैं। शुरुआत में क्या देखा कि वाटर, जैसे हमारे यहाँ से लोग बाहर गए, उन्होंने देखा कि वाटर बॉडीज के अंदर एक
प्लांट ग्रो कर रहा है, पता नहीं था क्या था वो, प्लांट ग्रो कर रहा है। हमने देखा कि यार इतनी ज़्यादा वाटर बॉडीज हमारे इंडिया में है, लेकिन ये इतना खूबसूरत प्लांट या इतना खूबसूरत फ्लावर हमारे पास नहीं है। हम वहाँ से लेकर के आ गए, ला करके अपनी वाटर बॉडीज़ में डाल दिया। हमें नहीं पता था कि ये एक तरीके का वीड है, ठीक है। क्या किया, ला करके पानी में डाल दिया, और पानी में जैसे ये ग्रो करना शुरू किया, इसकी जो ग्रोथ रेट होती है वो इतनी ज़्यादा हाई होती है कि ये पूरी वाटर बॉडीज़ पर फैल जाता है चारों तरफ। और आपने देखा भी होगा कि आपके शहर गांव कस्बे के बाहर जो नदी नाले जा रहे होंगे या क्या बोलते हैं वाटर बॉडी होगी, कोई भी पॉन्ड टाइप या कोई भी लेक टाइप होगी, तो उस पर एक ग्रीन सी पत्ती वाला, ग्रीन सी लीफ का और एक ब्लू या पर्पल से कलर के फ्लावर वाला एक प्लांट होगा, बहुत ही अच्छा देखने में लगता होगा, और वो पूरी वाटर बॉडी पे एक कारपेट टाइप बिछा होता है। वो देखने में तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन खतरनाक क्यों है? खतरनाक इस वजह से है, इसके अंदर क्वालिटी होती है कि ये पूरी वाटर बॉडी पर ऊपर शीट की तरह बिछ गया, और जब शीट की तरह बिछ गया तो ये कंप्लीट शीट की तरह, कंप्लीट बैरियर की तरह काम करता है नीचे वाले एनिमल्स के लिए। नीचे वाले एनिमल कौन? जो पानी के अंदर पानी के अंदर जो सर्वाइव कर रहे हैं, जिनका सर्वाइवल पानी के अंदर, जो एक्वेटिक एनिमल है, लाइक एक्वेटिक प्लांट्स, लाइक एक्वेटिक फिश, एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेज, एक्वेटिक प्लांट्स हो गए, वो सारे के सारे उनको क्या करता है, अब जैसे इसने ग्रो किया, जैसे ये उसके वाटर बॉडीज के ऊपर आया, ऊपर की सनलाइट नीचे नहीं जाने देगा। नंबर एक, सनलाइट का बैरियर क्रॉस कर दिया। उसके साथ क्या करता है, ये पानी के अंदर की ऑक्सीजन को खींच लेता है अपने चारों तरफ। पानी के अंदर की ऑक्सीजन को अगर इसने खींच लिया तो उससे क्या होगा, पानी के अंदर जो फिशेज हैं उनको ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं मिलेगी, पानी के अंदर जो प्लांट है उनको ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं मिलेगी। जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं मिलेगी तो क्या होगा, डेथ हो जाएगी। देखा क्या गया कि जहां वाटर बॉडीज के अंदर तुमने उसको डाला था, वहां एक तो इसकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हुई, उस वाटर बॉडी के अंदर के अगर एनिमल और जो उसका वो थी पॉपुलेशंस थी वो सारी ख़त्म हो गई। दूसरा, सनलाइट के अंदर ना जाने से क्या हुआ, जो एक्वेटिक प्लांट थे उन्होंने फोटोसिंथेसिस शो नहीं किया, तो वहाँ का सारे के सारी प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो गई। तो ये सारे के सारे ड्रॉबैक्स देखे गए। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल। बंगाल में ये चीज़ देखी गई, तो जिस वजह से इसको क्या कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। ठीक है, राइजोम, बात करते हैं राइजोम क्या होता है। राइजोम एक तरीके से स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, किस चीज़ के लिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए। ये भी एक तरीके का एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कराता है। किसके अंदर होता है, ये होता है बनाना के अंदर। ठीक है, बल्ब, ये किसके अंदर होता है, बल्ब होता क्या है, बल्ब आपने देखा होगा जो अनियंस होती हैं, अनियन के नीचे छोटी छोटी सी वाइट वाइट सी रूट्स निकली होती हैं, वो एक्चुअली उनका एक कंडेंस्ड स्टेम होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, दैट इज अ ऑर्गन फॉर देयर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। उसको इस्तेमाल करते हैं उसके वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए। किस में मिलता है, अनियन में मिलता है, और किस में मिलता है, गार्लिक में मिलता है, लहसुन में। बल्बिल्स अगेव के अंदर मिलता है। ये क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव लीव्स। ठीक है, हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपने देख लिया, क्या क्या है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन अगर हम देखें प्लांट्स के अंदर, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कह देते हैं प्लांट के अंदर। प्लांट में क्या हो गया, रनर, सकर, स्टोरेन, ऑफसेट। एग्जाम्पल सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने हैं हमें। कैसे कैसे, रनर में हो गया दूबग्रास, सकर में हो गया मिंट और क्राइसेंथेमम हो गया स्टेरन यानी जैस्मिन फ्रेगेरिया, और ऑफसेट हो गया पिस्टिया आइकॉर्निया। कैसे याद कैसे रखना है, चलिए याद भी करवा देता हूं तुम्हें, आ जाओ। एग्जाम्पल बहुत सारे हो गए। सुबह के टाइम में एक छोटी सी स्टोरी, इसके लिए मैं कहूंगा आपको सारी बस छोटी सी एक स्टोरी याद रखनी है, जिससे आपके ये एग्जाम्पल से सारे के सारे याद हो जाएंगे। कैसे, रनर कैसे याद करना है,
ऐसे मान करके चलो कि थीफ है, चोर है, वो जो कि एक चोरी करने जा रहा है, कहाँ, एक शॉप के अंदर। और शॉप कैसे, शॉप किस जगह पे है, शॉप एक लग्जरियस शॉप है जिसके सामने एक गार्डन बिछा हुआ है। चलो आ जाओ, रनर अब किस तरीके से याद करा जाएगा, अब जैसे थीफ आएगा उसमें चोरी करने के लिए, तो जब थीफ आएगा तो वो क्या करेगा, वो उस गार्डन की तरफ भाग भाग के आएगा, गार्डन पे भाग के आए तो वो रन करते हुए आया, और अगर वो रन करता हुआ आया किस पर करता आया, उस गार्डन के ऊपर। और गार्डन में जो ग्रास बिछी होती है वो क्या होती है, दूब ग्रास। तो दूब ग्रास कैसे याद करेंगे हम, रनर से, कि थीफ रन करता हुआ किससे आया, दूब ग्रास के ऊपर बने हुए गार्डन से। अब गार्डन से आगे शॉप तक पहुंच गया, शॉप पे जाने के बाद में क्या करेगा, वो सामने देखेगा शॉप खाली है, तो लॉक उसका क्या हुआ था, उसका लॉक डला हुआ, मतलब उसका गेट नीचे डला हुआ था, और उसने गेट खोलेगा, वो शटर नीचे से उठाएगा, शटर वाली दुकान है, शटर नीचे से उठाएगा, शटर जब उठाएगा तो जा करके देखेगा कि चोरी करने के लिए जिस दुकान में वो पहुंचा था वो सोच रहा था कोई हीरे जवाहरात की या कोई ज्वेलरी शॉप होगी, लेकिन उसे क्या दिखेगा अंदर जाने के बाद में कि वो शॉप निकली फ्लावर्स की। ठीक है, चोर पहुंच गया, किस्मत निकली खराब फ्लावर्स की शॉप में। लेकिन अब क्या दिखेगा, अब उसे दिखेगा कि भाई जैस्मिन और फ्रिगेरिया रखे हैं, उसे लग रहा है कि ये भी फ्लावर अच्छे हैं, ये भी काफी कॉस्टली बिक सकते हैं, तो उसने जो था वहां से उठा लिया। अब उसको उसने चोरी कर लिया, स्टॉल कर लिया, यानी चोरी कर लिया, स्टॉलन मतलब चोरी, चुराना, तो यानी चोरी कर लिया किसको, जैस्मिन और फ्रिगेरिया को, कहां से, शॉप के अंदर से। अब लेकर के आ गया, रन करता हुआ गया दूब ग्रास के ऊपर, और स्टॉल क्या किया उसने, जाकर के चोरी जैस्मिन और फ्रिगेरिया को, शाम को जैसे बैठा, उसकी मार्केटिंग अच्छी नहीं हुई, उसका पूरा दिन इसी तरीके से चोरी चकारी में निकल गया, लेकिन वो कुछ कमा नहीं पाया, अच्छे से अपना कुछ खर्चा नहीं निकाल पाया, तो उसका शाम को हो गया मूड खराब। जब मूड खराब हो गया तो एक पानी के पास में जाके बैठ गया कि आज तो मेरा पूरा दिन ऐसे निकल गया, आज मैं कुछ नहीं कर पाया। तो इस वजह से क्या हुआ, जब हो गया उसका मूड खराब, मूड हो गया उसका ऑफ, मूड हो गया ऑफ, तो कूद गया कहां, जाकर के पानी के अंदर। पानी के अंदर जाकर कूद गया, कूदा जैसे पानी के अंदर, तो वहां पे पानी से कैसे याद रखेंगे हम, पानी से याद रखेंगे एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक वाटर बॉडी। एक्वेटिक प्लांट कौन कौन से हो गए, पिस्टिया एंड आइकोर्निया। ठीक है, रनर हो गया आपका, चोर रन करता हुआ आ रहा है तो रनर याद हो गया, और स्टोलन जैस्मिन फ्रिगेरिया की चोरी कर ली उस शॉप के अंदर से। ऑफसेट कैसे याद रखा, कि मूड हुआ ऑफ, कूद गए जाकर के पानी में। ठीक है, अब जिस शॉप में चोरी हुई थी तो उसका शॉप का बच्चा चिल्ला रहा था। ठीक है, बच्चा चिल्ला रहा था तो क्या हुआ, बच्चे ने रोना शुरू कर दिया देख करके चोरी हो रही है, तो रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए क्या करा, कि क्राई कर रहा था, क्राई कर रहा था, तो क्राई करने के लिए क्या कहा, उसके पापा आए, उसको चुप कराने के लिए उन्होंने क्या कहा कि चलो इसको मिंट का जूस पिला दो। तो उन्होंने क्या करा, मिंट का जूस पिलवा दिया, और बच्चे ने क्या करा, उस रोते हुए बच्चे ने उसको सारे जूस को सक करके खत्म कर दिया। तो सक कर गया कौन, रोता हुआ, क्राई करता हुआ बच्चा मिंट के जूस को, कैसे, क्राई करता हुआ बच्चा मिंट के जूस को सक कर जा रहा है, तो वो क्या हो गया आपका, सकर। ठीक है, ये हो गया। चलो, ये आपके एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन यहां पर खत्म हो गए जो हमारे बुक्स के पार्ट थे। अब बात आता है नेक्स्ट आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, देखें, अगर हम बात करते हैं, एक तो एडवांस्ड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, सारी चीजें हैं जो हमने बेसिक्स पहले डिस्कस कर लिया वो कर लिए, लेकिन अब हम बात करेंगे इसके अंदर होने वाले अदर एडवांटेजेस के बारे में। देखें, एवरी ऑर्गेनिज्म इज डेवलप्ड विद हिज कॉम्प्लेक्सिटी, यानी जो भी ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ है उसके कॉम्प्लेक्सिटी के साथ में, उसके लाइफ के साथ में इवॉल्व हुआ है, उसने अपने अंदर होने वाले रिप्रोडक्शन के टाइप को एक तरीके से चूज किया है। कैसे, अपनी बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी फिजियोलॉजी के थ्रू, और कैसे, जिस सराउंडिंग में रह रहा है उस सराउंडिंग के थ्रू। कैसे कैसे इसको बात करेंगे, जैसे अगर हम बात करने लगे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में क्या क्या हो सकते हैं, ये किस टाइप के हो सकते हैं,
ओविपेरस हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, विविपेरस हो सकते हैं। ओविपेरस और विविपेरस मतलब यानी कुछ एनिमल इस तरीके से इवॉल्व हुए हैं जो अंडे देने वाले होते हैं, यानी एग लेइंग एनिमल होते हैं, एग लेइंग एनिमल होते हैं। और कुछ होते हैं विविपेरस मतलब जो विच गिव बर्थ टू बेबी। या एक्चुअली अगर हम बात करने लगे कि बेबी का डेवलपमेंट बॉडी के इनसाइड होने वाले टाइप को हम क्या कहते हैं, विविपेरी कहते हैं। ठीक है, कैसे एग लेइंग एनिमल कैसे कैसे हो सकते हैं, यानी कुछ ऑर्गेनिज्म आपने देखा होगा जैसे कि कुछ बर्ड्स हो गए, कुछ फिशेस हो गई, अगर हम इनको देखते हैं तो ये क्या कहते हैं, क्या करते हैं, एग देते हैं। लेकिन अब एग देने वाले भी कैसे हो सकते हैं, इनके एग के बिहाफ पर भी दो टाइप के हो सकते हैं, लाइक एक क्लिडोइक एग हो, क्लिडोइक एग हो, या फिर क्या हो सकता है, नॉन क्लिडोइक एग हो सकता है। देखिए टर्मिनोलॉजीज हैं, हम आसान, बहुत ही आसान तरीका दूंगा मैं तुम्हें याद करने का, उस तरीके से याद करना है। क्लिडोइक मतलब क्या होता है, क्लिडोइक एग मतलब होता है एग विद शेल, एग विद स्ट्रॉन्ग शेल। नॉन क्लिडोइक एग यानी जिस शेल के चारों तरफ कवरिंग नहीं होगी, जैसे अगर हम देखते हैं चिकन का देखते हैं, अगर हम हैन का जो एग देखते हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग कवरिंग से घिरा होता है, अगर हम पिजन का एग देखते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग कवरिंग से घिरा होता है, अगर हम अदर बर्ड्स का एग देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रॉन्ग कवरिंग से घिरा होता है, जो कि किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। जबकि कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनके चारों तरफ कवरिंग नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन क्लिडोइक एग। और क्लिडोइक एग होना या नॉन क्लिडोइक एग होना वो किस बिहाफ पर ऑर्गेनिज्म ने सिलेक्ट किया है, अकॉर्डिंग टू दियर हैबिटेट। लाइक कोई अगर एनिमल ऐसा है जो पानी में रह रहा है, यानी एक्वेटिक सराउंडिंग में या एक्वेटिक एनवायरमेंट में रहने वाली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लाइक फिशेज या एक्वेटिक एम्फीबियंस, तो इनके जो एग होते हैं, इनके एग किसी स्ट्रॉन्ग कवरिंग से नहीं घिरे होते हैं। इनके अंदर अगर कवरिंग से नहीं घिरे हुए तो एग के अंदर क्या होता है, बेबी। अगर कवरिंग से नहीं घिरे हुए और वो टेरेस कहीं कहीं ऐसे स्ट्रॉन्ग जो सॉलिड सरफेस होगी, जैसे कोई जमीन होगी या लैंड होगी, अगर उस पर गिर जाए तो सीधी बात है डैमेज हो जाएंगे। तो उससे बचाने के लिए क्या कहा उन्होंने, अपने हैबिटेट में जहां वाटर में थे उन्होंने अपने एग के चारों तरफ क्या करा, नेचर ने इनके एग के चारों तरफ कोई हार्ड कवरिंग रखी ही नहीं। तो यानी नॉन क्लिडोइक एग जो मिलेगा तुम्हें कहां मिलेंगे, एक्वेटिक और ऑर्गेनिज्म के अंदर या एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर। जबकि क्लिडोइक एग किसके अंदर मिलेंगे, क्लिडोइक एग मिलेंगे जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स आ जाओ, रेप्टाइल्स आ जाओ। ठीक है, तो बर्ड्स या रेप्टाइल्स के अगर हम एग देखते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग कवरिंग से घिरे होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, क्लिडोइक एग। ठीक है, एक तो देख लिया हमने और ओविपेरस एनिमल, और देख लिया हमने विविपेरस एनिमल। विविपेरस एनिमल क्या होता है, ओविपेरस हमने बहुत अच्छे से देख लिया, यानी एग लेइंग एनिमल। विविपेरस क्या होता, जो सीधा बच्चे को जन्म देते हैं, यानी एनिमल विच डायरेक्टली गिव बर्थ टू बेबी। वो एग नहीं देंगे, एग नहीं देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, विविपेरस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज हो जाएगी आपकी इसी तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी के बिहाफ पर ही अगर हम ऑर्गेनिज्म को कहने लगे, तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी के साथ में फर्टिलाइजेशन पे अगेन ऐसे ही जैसे किया, तो फर्टिलाइजेशन को कुछ ने क्या किया, एक्सटर्नली सपोर्ट किया, और कुछ ने क्या किया, इंटरनली सपोर्ट किया। यानी कुछ जो ऑर्गेनिज्म थे,
कुछ ने ऑर्गेनिज्म ने क्या हुआ, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को सिलेक्ट किया, और कुछ ने इंटरनल फर्टिलाइजेशन को सिलेक्ट किया। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी वो ऑर्गेनिज्म जो एक्वेटिक एनिमल एक्वेटिक वाटर बॉडीज में रहते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। जबकि जैसे अगर हम एनिमल्स में देख लें तो एनिमल हायर एनिमल के अंदर देखने लगे जैसे हमारे अंदर, तो उन सब में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपके एक्वेटिक, जनरली एक्वेटिक के अंदर, जबकि ये क्या हो जाएगा हायर एनिमल के अंदर। ये आप बर्ड्स के अंदर भी देख सकते हैं, बर्ड्स में भी क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। क्योंकि जो क्लिडोइक एग उनका होता है, अब उसके अंदर तो गैमीट जाने से रहा, मेल गैमीट नहीं जा सकता। ठीक है, तो क्या हो सकता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो इवॉल्व हुआ है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बिहाफ पर, उनकी नीड के बिहाफ पर, उनके चारों तरफ मिलने वाले एटमॉस्फेयर के बिहाफ पर, उसने अपने अंदर होने वाले रिप्रोडक्शन के टाइप को सिलेक्ट किया है और वो उसी के साथ इवॉल्व हुआ है। ठीक है, चलिए आ जाएं, बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होने वाले टाइप्स, स्टेप्स क्या क्या होंगे। सबसे पहले क्या होगा कि दोनों का बात अगर करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले गैमीट फॉर्मेशन होगा, गैमीट फॉर्मेशन होगा। गैमीट फॉर्मेशन कैसे कैसे टाइप के होंगे, एक मेल गैमीट होगा जो कि पापा से आएगा, और एक फीमेल गैमीट होगा जो कि मम्मा से आएगा। ठीक है, मेल गैमीट होगा, फीमेल गैमीट होगा, जिसको हम कहेंगे, स्टेप को कहेंगे गैमीट फॉर्मेशन को गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, अब इन दोनों को फ्यूज करा जाएगा, बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। अब क्या होगा, आपका मेल गैमीट भी हैप्लॉइड, फीमेल गैमीट भी हैप्लॉइड, फर्टिलाइजेशन से दोनों के दोनों गैमीट फ्यूज होंगे और क्या बनाएंगे, डिप्लॉइड जाइगोट को बनाएंगे। मेल गैमीट भी हैप्लॉइड, फीमेल गैमीट भी हैप्लॉइड, दोनों के दोनों ने फर्टिलाइजेशन किया, जाइगोट बनाया, और जाइगोट अब आगे इवॉल्व होकर के आपके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बना देगा। ये हो गया आपका ऑर्गेनिज्म। ये होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होने वाले स्टेप्स। क्या हो, गैमीट फॉर्मेशन होगा, जाइगोट बनेगा, फर्टिलाइजेशन होकर के जाइगोट बन गया। तो जाइगोट बनने के बाद में अब क्या होगा, इसके अंदर अलग अलग स्टेप्स चलेंगे जो कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के चैप्टर के अंदर देखेंगे। लाइक कि अब ये जाइगोट क्योंकि यूनिसेल्युलर है, तो जबकि हमारा ऑर्गेनिज्म क्या होता है, मल्टीसेल्युलर। जाइगोट क्या होता है आपका, एक इनिशियल यूनिसेल्युलर होती है, यूनिसेल्युलर बॉडी होती है, जबकि ये क्या होता है, ऑर्गेनिज्म आपका मल्टीसेल्युलर होता है, एनिमल मल्टीसेल्युलर। यानी इस यूनिसेल्युलर से मल्टीसेल्युलर तक डेवलप होने वाली स्टेजेस बीच में आएगी। जैसे कि इस जाइगोट के अंदर क्लीवेजेस देखे जाएंगे जो कि डिवीजन होते हैं। ठीक है, एक 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड चलेगा, देन दैट ऑर्गेनिज्म विल टेक बर्थ, और उसको हम क्या कह देंगे, पार्चुरेशन। ये सारे स्टेप्स हम कहाँ देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, तो यानी अगर हम बात करने लगे तो क्लीवेज होगा, क्लीवेज के बाद क्या होगा, गेस्टेशन पीरियड रन करेगा और पार्चुरेशन होगा। पार्चुरेशन होगा तो क्या आ जाएगा ये, और ये सारा का सारा आपका क्या होगा, गेस्टेशन पीरियड। ये रहा, दैट इज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अपने टॉपिक को आज हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है कि सभी टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ठीक है, और आने वाले चैप्टर में, आने वाले टॉपिक में हम पहले अपने इस चीज़ को रिवाइज करेंगे अच्छे से। सारी चीज़ों को आपको अच्छे से रिवाइज करना है, जाने के बाद में अच्छे से पढ़ते रहो इन सारी चीज़ों को, और चलते रहो, बढ़ते रहो। ठीक है बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।